नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चंस के लगभग का कंटेंट आपको बताऊंगा और ये कंटेंट अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड है। वो यूपी पीसीएस से रिलेटेड हो सकता है, उत्तराखंड का पीसीएस हो सकता है, यूपीएससी का हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, एमपी पीसीएस का हो सकता है, बीपीएससी का हो सकता है। तो जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स वाले एग्जाम्स हैं, हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके साउथ इंडियन स्टेट्स के भी उसमें आए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं, बट उनसे मैंने उठाया नहीं है। ये मैंने फिलहाल के ये जो राजस्थान, बीपीएससी, यूपी इधर पे जो एग्जाम्स होते हैं उनसे उठा रखे हैं पीसीएस के। तो ऑब्वियस सी बात है, पीसीएस के सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसमें मैंने क्वेश्चंस को जिस तरीके से तैयार किया है, मैंने ऑप्शंस को उसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ऑप्शंस को टाइप करने में बहुत समय जाता है फ्रेंड्स। तो मैं थोड़ा तेजी से वीडियो को अपलोड करना चाहता हूं ताकि आपको वीडियो थोड़ा जल्दी स्पीड से मिल सके। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये वीडियो फिलहाल के लिए सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में मैंने इनको अपलोड नहीं किया है। समय लगा तो मैं इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा, बट फिलहाल के लिए केवल हिंदी में आएंगी। तो सबसे पहला सवाल है कि भैया विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो इसमें जो आपका ऑप्शंस थे वो थे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या नन ऑफ द अबव। तो कौन से ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म किया? तो देखिए फ्रेंड्स, 1813 में हुआ ये था। देखिए, नेपोलियन ने तरखाट मचा रखा था इनिशियल पार्ट्स ऑफ 19th सेंचुरी में। उसने एक दो मिलान ट्रीटी और दो तीन ऐसे 1806 1807 में नियम निकाले, जिससे हुआ ये, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे ना, वो यूरोप में अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, अपना धंधा नहीं चला पा रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश मर्चेंट्स को ये जो इंडियन मार्केट था इसमें घुसने की अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, क्योंकि उनका यूरोप में धंधा ठप कर रखा था नेपोलियन ने। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पे प्रेशर पड़ा इन मर्चेंट्स का, और फाइनली ये हुआ कि 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, वो मोनोपोली छीन ली गई। केवल दो चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बची रही, एक तो चाइना के साथ ट्रेड करने में और दूसरा चाय का ट्रेड करने में। और वो मोनोपोली भी आप देखोगे कि 1833 में छीन ली जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो सबसे पहला एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली छीन ली गई ट्रेड में इंडिया में, वो था 1813 में। केवल चाय और चाइना के साथ ट्रेड में बची, और वो चाय और चाइना वाली ट्रेड की मोनोपोली भी 1833 में छीन ली गई ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये पहले सवाल का जवाब है। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ये वाला देख रहे हैं हम लोग। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। इसका ऑप्शन में है भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1868, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। यूपी पीसीएस का सवाल है। ये जो पहला सवाल था ये उत्तराखंड पीसीएस का सवाल था 2016 का प्रीलिम्स का। ये जो दूसरा सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स का सवाल है 2003 का। तो भैया पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया ने कब उसको पावर मिली कि वो बजट को डिस्कस कर सकता है? तो देखिए, ये पावर उसको मिली है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये पावर मिली है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को कि वो बजट को डिस्कस कर सकता है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बता रहा हूं कि देखिए, जब भी बात आती है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबरशिप की या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मेंबरशिप की, तो दो तरीके के मेंबर्स होते थे। एक होते थे ऑफिशियल मेंबर्स, एक होते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। बस यहाँ पे समझ जाइए, दोनों का फर्क यही था कि ऑफिशियल मेंबर्स होते थे अंग्रेज, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे इंडियन। और शुरू में क्या था कि भैया इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को तो अपॉइंट करने लगे, लेकिन उन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी अपॉइंट गोरे ही करते थे, ब्रिटिश सरकार ही करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। पर हुआ ये कि 1892 में एक चीज लेके आई गई कि भाई जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बंगाल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स नॉमिनेट करेगा और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नॉमिनेट करेगी। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुका हूं, अपने कान खुले रखिए। यहाँ पे मैंने नोट्स में भले इंक्लूड नहीं किया है, वो मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आपके कान खुले रहें। ध्यान से सुनिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पहली बार 1892 में ऐसा हुआ कि भाई कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब इंडियन मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा? बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स नॉमिनेट करेगा और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नॉमिनेट करेंगी। ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होती हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कुछ मेंबर्स को, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करेगा? तो भाई लोकल बॉडीज नॉमिनेट करेंगी, जैसे कि यूनिवर्सिटीज करेंगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करेंगे, म्युनिसिपैलिटीज करेंगे। और एक ऐसा ही आप कह सकते हो फ्रेंड्स एनालॉगस प्रोविजन अभी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होती है, ध्यान दीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, काउंसिल की बात। तो काउंसिल में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उसमें से कुछ मेंबर्स को ये स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स और जो टीचर्स वो अलर्ट करके चुनते हैं। अगर आपको याद हो प्रोविजन, नहीं याद हो तो जाके डिस्कस करिए, जाके रिवाइज करिए अपनी ये पॉलिटी में। उसके बाद फ्रेंड्स एक बात और याद रखिएगा कि बजट को डिस्कस करने की पावर और एग्जीक्यूटिव से बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने की पावर भी आपको 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में मिली थी। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भैया कौन सा एक्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश किया? तो चार ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। 1813 1833 बारे में भी हमने बात की फ्रेंड्स। देखिए, पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था वो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहली बार ये हुआ था, इसका नाम उसमें क्या था, फोर्ट विलियम कैलकाटा। तो इसको फोर्ट विलियम कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया था इस सुप्रीम कोर्ट को 1773 के एक्ट के दौरान। और इसके चीफ जस्टिस पहले कौन थे? एलिजा इम्फे, ELIJAHIMPHE, एलिजा इम्फे इसके पहले चीफ जस्टिस थे। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोड ऑफ इंडिया क्रिएटेड? कौन से एक्ट के थ्रू हमारा फेडरल कोड बना था? पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तीसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और चौथा नन ऑफ द अबव। देखिए, ये वाला जो चौथा सवाल है ना, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया है। जो ये तीसरा सवाल था ना फ्रेंड्स कि भैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब आया था, ये पूछा गया था आपका यूपी पीसीएस मेंस 2010 में, ठीक है। तो ये तीसरा वाला यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया, चौथा वाला आपको पूछा गया यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2014 में। और जो इसका ऑप्शन है, फेडरल कोड इंडिया में पहली बार स्टैब्लिश करने की बात हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन किया गया था। और एक्चुअली में जो फेडरल कोड स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। तो 1 अक्टूबर 1937 को ये कोड स्टैब्लिश हुआ था। पहले चीफ जस्टिस थे मॉरिस गौर, MAURICE, उसके बाद गौर GWYER, ये इसके पहले चीफ जस्टिस है। 1 अक्टूबर 1937 को स्टैब्लिश हुआ था अंडर प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जब बात हुई तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया। अच्छा बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था? अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आपको पता होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता है। देखिए, एक होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसमें बैठते हैं, और एक बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को चेक कर सके, ठीक है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड था क्योंकि उस समय अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया था और इंग्लैंड से गए हुए लोग जो जाके अमेरिका में सेटल हुए थे उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही जंग छेड़ दी थी। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल करने की बात आई थी, कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू, बस इस बात को याद रखिएगा। 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप लिखते जाइए फ्रेंड्स, काम आ जाएंगी कहीं ना कहीं। पहली बार ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, उनको अपने धर्म प्रचार के लिए परमिशन कब दी गई इंडिया में काम करने के लिए? तो क्रिश्चियन मिशनरीज पहली बार आके इंडिया में काम कर सकें, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर सकें, ये पहली बार परमिशन कब दी गई? ऑफिशियली चार्टर एक्ट 1813 में परमिशन दी गई, ठीक है। और गवर्नर जनरल के काउंसिल कब में पहली बार लॉ मेंबर का अपॉइंटमेंट कब हुआ? तो वो हुआ चार्टर एक्ट 1833 में, 1833 में। एक लाइन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोलता जा रहा हूँ फ्रेंड्स, चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो बस सुनते रहिए। लिख लेंगे इस चीज को, ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि आपकी तो एक ही लाइन जाएगी ना। लॉ मेंबर अपॉइंटेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल 1833, क्रिश्चियन मिशनरी अलाउड फॉर फर्स्ट टाइम 1813। तो एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। आगे चलते हैं कि भैया इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री डायरकी किसे बोला जाता है? अब देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ्रेंड्स ये IAS प्रीलिम्स 2017 में आया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट। इसमें आप ऑप्शंस दे सकते हैं, डिवीजन ऑफ सेंट्रलाइजेशन 2 हाउसेस, ऑप्शंस देके आप इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं सीधा आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरीज। हुआ ये था कि फ्रेंड्स जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट था 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, उसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल लेवल पे। और प्रोविंशियल लेवल पे जो भी सब्जेक्ट्स होते थे उनको रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांटा गया। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, रिजर्व्ड वो सब्जेक्ट्स थे जिनको गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल रूल करेंगी, और ट्रांसफर वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको गवर्नर जनरल रूल करेंगे, उस पर पॉलिसी बनाएंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो आज की डेट में चल रहा है। तो रिजर्व ट्रांसफर, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेंड्स की जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसमें सब इंपॉर्टेंट चीजें थी, जैसे फाइनेंस, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। ट्रांसफर्ड में सब बकवास चीजें थी जिन पे कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि एजुकेशन थी तो पढ़ाई लिखाई पे कभी ध्यान दिया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया की। इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे भी कभी ध्यान दिया था, वो तो अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे थे। एग्रीकल्चर पे भी कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इस तरीके की जो बेकार के सब्जेक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के लिए, वो उन्होंने ट्रांसफर में डाल दिया, बस ये नाम के लिए कि देखिए हमने प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दी है लोगों को, ठीक है। तो 5वें का आंसर हो जाएगा आपका डी। 30 आ जाते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल?
तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायरकी के हिसाब से आपको दो चीजें याद रखनी है। डायरकी पहली बार प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस हुई थी 1919 में, ठीक है, ये छठे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, समझे। तो जो अच्छा एक बात और बात करिएगा फ्रेंड्स कि ये जो सवाल आया है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2008 का है, ठीक है, 2008 का ये सवाल, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहली बात, डायरकी को पहली बार प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू। 1935 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसने कहा कि भैया डायरकी हम प्रोविंसेस से हटा देंगे और सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बात कही गई कि भैया डायरकी को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये कब कहा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू कहा गया। और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बहुत कुछ हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बर्मा को इंडिया सेपरेट कर दिया गया और बर्मा एक्चुअली सेपरेट हो गया अप्रैल 1937 में। इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, अपने कान खुले रखिएगा। उसके बाद एक ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने की बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इस ऑल इंडिया फेडरेशन में प्रिंसली स्टेट भी आएंगी और जो ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस है। प्रिंसली स्टेट जो अभी भी राजा रजवाड़ों के अंदर थी, और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो डायरेक्ट इंग्लैंड के कंट्रोल के अंदर में थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के अंदर में थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई तो यानी कि ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल के अंदर में थी। पहली बार फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रोविजंस के थ्रू। हालांकि ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। पहले चीफ जस्टिस से सर मॉरिस गौर, बता चुका हूं। पहला सेंट्रल फेडरल बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर में आया था, जिसको बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, काम भर चीजें समझ में आई, आगे चलते हैं। तो सेंट्रल लेवल पे आपको समझ में आ गया कि डायरकी किसने इंट्रोड्यूस की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और ये 7वां जो सवाल है ये तो बहुत ही आसान सवाल है, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है और ये बहुत सबसे इजी सवाल है, सबको पता होगा। इनफैक्ट ऑप्शन देखने से पहले आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो एक्ट ऑफ 1909 है किससे एसोसिएटेड है। तो पहला ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, तीसरा डायरकी, चौथा लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट। ये भैया आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो सबसे बड़ी चीज हुई थी कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए थे मुस्लिम्स के लिए। सबको पता होगा, नहीं पता है तो भैया आपको ठीक से पढ़ने की जरूरत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या दे रखा है? देखिए फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि जो क्वेश्चंस बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना, उनको मैं एक ही बार बता के खत्म कर रहा हूँ। बार बार वही क्वेश्चंस लिख के टाइप करके करने का फायदा क्या है? तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने अब आया है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है? तो उसमें 1 ऑप्शन सही है कि भैया इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, और तीसरा ऑप्शन सही है डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। जब डायरकी इंट्रोड्यूस की गई तो उसमें ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स लाए गए। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि रिजर्व सब्जेक्ट्स के थ्रू हम थोड़ी बहुत पावर दे रहे हैं प्रोविंसेस को अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही है, बाकी दोनों आपके गलत हो जाते हैं क्योंकि सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स आपके 1909 में आए थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 1 और 3 सही है। थोड़ा सा तीसरे सवाल को एलिमिनेट करना ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन 1 ओनली भी है, बट 1 ओनली गलत है। सही ऑप्शन 1 और 3 है। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किसके थ्रू हुआ था? जो ट्रांसफर्ड और आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसके थ्रू थोड़ी बहुत लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दी गई थी प्रोविंसेस को, हालांकि वो नाम की ही थी, रियल में ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक चीज और हुई थी कि जो आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे ना, ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिख को भी दे दिए गए, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिए गए, यूरोपियंस को भी दे दिए गए, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे दिए गए। तो भैया जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि 1919 में शुरू हुआ, 1909 में शुरू हुआ, एक तरीके का ये प्रॉब्लम थी, कैंसर था, वो 1919 में और बढ़ाया गया और धीरे धीरे आप आगे देखेंगे बढ़ाता ही जाएगा। आगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कौन से एक्ट के थ्रू आई? 4 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इसके थ्रू आई है। देखिए फ्रेंड्स, भले ही ऑल इंडिया फेडरेशन की बनाने की बात करें, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन गवर्नर जनरल सेंट्रल पे, उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, और जो भी प्रोविंसेस के गवर्नर्स हैं उनके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल तो बनाने की कोशिश की, बट आपने डिस्क्रिशनरी पावर्स देकर उसको ऑटोक्रेसी बना दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात जब होगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। आंख बंद करके आंसर मार दीजिएगा। अब अगला सवाल ये जो सवाल था फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में आया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपी के पर्सपेक्टिव से, चूंकि एमपी का पेपर भी आने वाला है। 10 से क्वेश्चन पे आते हैं। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल। अच्छा देखिएगा, अगर कुछ लोग इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए तब भी, क्योंकि ये स्टैटिक हिस्ट्री के क्वेश्चन है और आने वाले कई सालों तक, 50 सालों तक ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, या आपके जनरल एग्जाम हो स्कूलों के, हर जगह ये चीजें आएंगी आपके सामने। पहली बार इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरल कब बनाया गया? ये सवाल है। ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पहली बार जो बाई कैमरल बना था, लोकसभा राज्यसभा का कंसेप्ट आया था, वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू पहली बार बाई कैमरलिज्म का कंसेप्ट एंटर हुआ था। पहली बार एक अपर हाउस बनाया गया था जिसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, एक लोअर हाउस बनाया गया था जिसका नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में 114 मेंबर्स थे। ठीक है, आगे आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू अ रेलिक, इशू ऑर्डिनेंस। ये भाई किसका पार्ट है, पहले बता देता हूं फ्रेंड्स। ये आपका क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस मेंस 2008 में। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जीओआई एक्ट 1935, जीओआई एक्ट 1909 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ऑर्डिनेंस को देखिए, बात की जाए अगर ऑर्डिनेंस पे, तो ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, ये जो प्रोविजन है, ये उठाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत मैक्सिमम बड़ा पार्ट कहां से उठाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया गया। लेकिन गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से ही आ गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भले ही हमने जो ये लॉ उठाया है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात और बताइए, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंदर इशू कर सकता है? आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पढ़ाया है ये आपको अपने पॉलिटी के वीडियोस में, नहीं भी याद हो तो यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। तो 123 के अंदर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको कहां से हमने उठाया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक सेक्शन 42 है, वहां से इसको उठाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन गवर्नर जनरल के पास ब्रिटिश इंडिया में पहले से ही ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर थी, और वो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर उसको मिली थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया ओरिजिनली द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर जनरल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसे पूछा गया विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी पहली बार कुछ हद तक अपने कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें इंडियंस। ये भैया कौन से एक्ट से हुआ था? ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 का सवाल है, इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। ये चार्टर एक्ट 1833 क्यों इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स? क्योंकि इस चार्टर एक्ट 1833 में एक सेक्शन था जिसका नाम था सेक्शन 87। ठीक है, और इस सेक्शन 87 में ऐसा क्या लिखा था? सेक्शन 87 में लिखा था भैया कि कोई भी पर्सन ऑफ इंडिया, उसको कंपनी की किसी जॉब में इस बेसिस पे डिबार नहीं किया जाएगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से बिलोंग करता है, किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, इस जगह पे जन्म हुआ है, उसका ये कलर है, ये उसकी डिसेंट है, इस बेसिस पे उसको जॉब से हटाया नहीं जाएगा। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि सेक्शन 87 वाज ऑफ चार्टर एक्ट 1833 वाज अ बून फॉर इंडियंस। ठीक है, एटलीस्ट ऑन पेपर, क्योंकि रियल में तो बहुत ज्यादा चीजें जल्दी से चेंज नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं पीसीएस टाइप के एग्जामों में। तो इसमें कहा गया कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर्स एंड स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, सोच के बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो भैया इसका आंसर होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फ्रेंड्स। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हुआ ये कि भैया यहाँ पे सेंटर में डायरकी की बात हुई। ठीक है, हालांकि वो डायरकी कभी स्टैब्लिश नहीं हुई और एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई, तो उसके थ्रू ये बोला गया कि भैया स्टेट की ये पावर्स होंगी, सेंटर की ये पावर्स होंगी। और आज की डेट में भी आप देखते हो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये प्रोविजन भी आपका इसी एक्ट से आया है। तो पहली बार जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 पे, कि भाई द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये जो फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाने की बात कही गई थी, इसके ऑप्शंस भी मैं बोल देता हूं फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑगस्ट ऑफर 1940, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और कैबिनेट मिशन प्रपोजल 1946। देखिए ये तो फ्रेंड्स मैं भी अभी तक आपसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। वैसे ये जो 14वां सवाल है, ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 का सवाल है। इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जहां ऑल इंडिया फेडरेशन आ जाए फ्रेंड्स, सीधे आंख बंद करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मार दीजिएगा। लेकिन आंख बंद करने फ्रेंड्स बिल्कुल मत बंद कर लीजिएगा, क्योंकि आज की डेट में पेपर मुश्किल आ रहे हैं। हर पीसीएस के सवाल इतने आसान नहीं हुए, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जा रही है, तो कुछ क्वेश्चन में कैच हो सकता है, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा बहुत ध्यान से। ठीक है,
उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो फेडरल पॉलिटी वाला जो सवाल है, ऑल इंडिया फेडरेशन वाला जो सवाल है, ये बहुत से, अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये सवाल बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन वाला यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है और दो तीन बार पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस में, प्रीलिम्स में पूछा गया, बाकी एग्जामों में भी पूछा गया है, छोटे मोटे बड़े हर तरीके के एग्जाम में, और पूरे चांसेस है कि दोबारा इस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भाई जो फेडरेशन आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू फेडरेशन आया था उसमें रेजिडुअरी पावर्स किसको दी गई थी? ऑप्शन है फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल गवर्नर। याद रखिएगा रेजिडुअरी पावर्स आपकी थी गवर्नर जनरल के पास, ठीक है फ्रेंड्स। गवर्नर जनरल के पास रेजिडुअरी पावर्स थी। अभी की डेट में रेजिडुअरी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होती हैं, यूनियन लिस्ट में चली जाएंगी। आपको पता है फ्रेंड्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्टें होती हैं। रेजिडुअरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, उस समय पे गवर्नर जनरल के पास थी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 यूपीपीसीएस मेंस 2010 का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा मैं, है तो आसानी। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू जो भी प्रोविजन आए थे इनमें से कौन सा प्रोविजन सही नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री की बात नहीं की गई है, बाकी सबकी बात की गई है, याद रखिएगा। अच्छा, यहां पे एक सवाल ये आता है कि पहली बार इंडिया के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कब की गई? तो पहली बार इंडिया के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई क्रिप्स मिशन 1942 में। तो भैया क्रिप्स मिशन 1942 आया था 1942 के टाइम पे। देखिए हुआ ये था फ्रेंड्स कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, 1939 से 1945 चला था, और इंग्लैंड जो था वो शुरुआत में थोड़ी बहुत हार रही थी। तो उसके चक्कर में हुआ ये कि इंग्लिशमैन चाहते थे कि भैया इंडियंस की मदद मिले वॉर में। इंडियंस सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं एक्चुअली पूरी इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। सेल्फ गवर्नमेंट तो वो 1930 तक मांग रहे थे। उसके बाद कहा कि भैया हमको पूरा इंडिपेंडेंस दो। तो इंग्लिश ने क्रिप्स मिशन के थ्रू ये शर्त रखी कि आप एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने दो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। ये क्रिप्स मिशन 1942 में पहली बार कहा गया था। तो पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी इंग्लिश मिशन के थ्रू क्रिप्स मिशन 1942 में बोला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये आपका आरएएस में पूछा गया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2016 के एग्जाम का ये क्वेश्चन है। आप इसके ऑप्शंस पढ़ लीजिए। मैं आपको सीधे बताता हूँ नॉट अ सैलिएंट फीचर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर जनरल के पास थे, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स और एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऑब्वियसली बात समझ सकते हैं, ये आपका ऑप्शन 3 है। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के पास नहीं थे, ये गवर्नर जनरल के पास थे। तो ऑप्शन 3 सीधे सीधे गलत हो जाता है यहाँ पे। तो अगर कुछ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इस सवाल आप तुरंत कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टरी आपकी प्रोविजनल लेवल से हटाई गई थी, सेंटर पे लाई गई थी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थोड़ी बड़ी दी गई थी, ये भी बता चुका हूँ, और ऑल इंडिया फेडरेशन भी आपको बता चुका हूँ। तो तीनों सही है और तीसरा गलत है। आगे चलते हैं भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो हमारा संविधान उठाया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं फ्रेंड्स कि भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। इसका सॉल्यूशन भी फ्रेंड्स मैं पहले ही इसी वीडियो में बोल चुका हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही ये प्रोविजन था कि भैया बर्मा को अलग करना, और अप्रैल 1937 में बर्मा अलग कर दिया गया था। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी आपकी यूपी के 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, एमपी में पूछा गया, बहुत जगहों पे ये एग्जाम पूछा गया है। अगला जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ईयर 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस के अंदर भाई कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो क्या हुआ था कि 11 जगहें थी, 11 प्रोविंसेस थी जहां इलेक्शन हुए थे। ये प्रोविंसेस थी मद्रास बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि प्रेजेंट डे यूपी है, असम, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल, पंजाब सिंध, ये 11 प्रोविंसेस थी। इन 11 में से कांग्रेस की सरकार बनी थी 8 प्रोविंसेस में, ठीक है, सॉरी 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो आपसे पूछा जाए कि भैया कांग्रेस की सरकार 11 में से कितने प्रोविंसेस में बनी थी? तो 8 प्रोविंसेस में बनी थी। वैसे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं बहुत अच्छे से बना चुका हूं, 26 मंथ रूल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट,
ठीक है। तो अगर आप मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो याद रखिए टोटल 11 में हुए और 8 में कांग्रेस जीती। ओके, इससे मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चन इंडिया में तो खैर नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं कि भाई द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, फिर सुनिएगा, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय। क्या इसको मुझे बताने की जरूरत है? क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया है? कब बताया है? ध्यान दीजिए, यहां बताया था आपको, क्रिप्स मिशन 1942। तो ये पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बता चुका हूं। इसका आंसर है क्रिप्स मिशन 1942। जब ये सवाल आया था फ्रेंड्स, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, 1942 इसका आंसर है, क्रिप्स मिशन 1942। जब ये सवाल आया था उस समय पे ऑप्शंस दिए गए थे, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। आंसर है क्रिप्स मिशन फ्रेंड्स, ठीक है। तो 21 का भी आंसर हो गया। यूपीपीसीएस मेंस 2008 का सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 आपका आईएएस प्रीलिम्स 2003 का सवाल है, ठीक है। सवाल पढ़ लीजिए। विद रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल व्हाट वाज सॉट बाय द इल्बर्ट बिल इन 1883। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत डिटेल में जा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा सवाल कवर करने हैं एक वीडियो में और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बना के मैं आपके लिए वीडियो बोरिंग नहीं करना चाहता। तो कहीं पे भी लगे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज कर दो, ऑन द सेम टाइम आप अपने मोबाइल में, पैड में, लैपटॉप, कंप्यूटर में उस टॉपिक को खोल के उसके बारे में पढ़ो। चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी आपको। उसको बाद के लिए मत रखना। जब एक सवाल को आप देख रहे हो, यहां मैं बता रहा हूं, उसको उसी समय क्लियर करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो भाई इसका जो आंसर है इल्बर्ट बिल से रिलेटेड, यहां पे क्या था कि क्वेश्चन ऑप्शन ए, टू ब्रिंग द इंडियन एंड यूरोपियंस ऑन पार एज फार एज क्रिमिनल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न्ड। ये इसका ऑप्शन हुआ। ये था कि लॉर्ड रिपन थे, वाइसराय रिपन थे। वाइसराय रिपन ने कहा कि भाई जब क्रिमिनल केसेस की बात होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जो ब्रिटिश ऑफेंडर्स हैं उनको इंडियन जज भी ट्राई कर सकते हैं। पहले क्या था कि भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स को केवल ब्रिटिश जज ट्राई करेंगे, लेकिन अब इंडियन जज भी उनको ट्राई कर सकते हो। जैसे ही ये चीज बाहर निकल के आई, भैया तरखाट मच गया ब्रिटिशर्स के बीच में कि ये क्या तरीका है, इंडियंस को इतनी पावर कैसे दे सकते हो। और इल्बर्ट बिल फाइनली पास हुआ नहीं, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज फॉर्म में पास हुआ जिसका कोई मतलब था नहीं। पहली बार इंडियंस को भरोसा हो गया, दिखाई पड़ गया, एकदम प्रूफ हो गया कि ये ब्रिटिशर्स हमें कुछ नहीं देने वाले। तो ये इल्बर्ट बिल 1883 है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं कि भाई as per cabinet mission plan in the constituent assembly to decide allocated member seat in each province, one representative was in ratio to which population? आंसर है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2003 का सवाल है, यूपी पीसीएस का। तो इसमें फ्रेंड्स आपको समझना चाहिए कि इसका जो आंसर है 10 लाख। यानी कि भाई एक मेंबर 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक मेंबर 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में आया था फ्रेंड्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जैक्ट फिगर से रिलेट होते हैं, एग्जैक्ट डेट से रिलेट होते हैं, ये पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो याद होने चाहिए। आगे आते हैं भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो मैं बता देता हूं 3 मेंबर्स कौन थे कैबिनेट मिशन के। एक थे पैथिक लॉरेंस, एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक थे एबी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर्स थे। इस ऑप्शन में ये जो क्वेश्चन आया था यूपी के लोअर एग्जाम में 2015 में, एक विलियम वुड करके आंसर दिया हुआ था, वो गलत था, ठीक है। वो मेंबर नहीं थे। पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे आपके कैबिनेट मिशन के मेंबर्स। आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट करने की बात किसने की? क्रिप्स मिशन 1942 ने। लेकिन पहली बार एस्टैब्लिश कौन से एक्ट के अंदर हुई? तो इसके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका आंसर है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर पहली बार आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं 26 पे। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था? यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, इस चीज का अनाउंसमेंट कब हुआ? तो देखिए इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, इस चीज का अनाउंसमेंट हुआ 24 अगस्त 1946 को अनाउंसमेंट। और ये कहा गया कि भाई 2 सितंबर तक 1946 तक 2 सितंबर 1946 तक ये इंटरिम गवर्नमेंट काम कर देना शुरू करे, ये जरूरी है। यानी 24 अगस्त 1946 को बोला गया कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट बननी है और 2 सितंबर तक उसका काम शुरू हो जाए, जो कि हुआ भी। इस इंटरिम गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रेसिडेंट थे, इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो थे उस समय के वाइसरॉय, और
इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो बने हमारे चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। प्रेसिडेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो वाइस रॉय थे, ब्रिटिश वाइस रॉय। याद रखिएगा, पूछ दिया जाए तो जवाब दे दीजिएगा, आपको पता चल चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, ठीक है। अलग अलग जगहों से मैंने किया है, अपने रजिस्टर में मैंने इनके नोट्स बनाए हैं और उसके बाद मैं आपको इस चीज को टेकअप कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद जरूर आ रही हो, ठीक है। आपने व्यूज भी जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट सवाल 50 सवालों का कंटेंट में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यार वीडियो तो लंबी होने वाली है। 27वां क्वेश्चन है, ये 27वां क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भैया इसमें से कौन मेंबर नहीं था इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट का, जो अगस्त 1946 में जिसको बनाने की बात कही गई थी। तो अगस्त, अभी मैंने बताया 24 अगस्त 1946 में अनाउंसमेंट हुआ था, ये बनेगी 2 सितंबर 1946 में मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूट 2 सितंबर 1946 को ही हुई थी। तो ऑप्शंस थे इस सवाल के, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, फिर दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौथे जगजीवन राम। तो भैया देखिए, नेशनल इंटरिम, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी अगस्त 1946 में, जब अनाउंसमेंट हुआ था, बनी थी 2 सितंबर 1946 को। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे, सी राजगोपालाचारी जो थे ना वो थे आपके एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और जगजीवन राम थे आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट के पार्ट नहीं थे। अब इस तरीके के जो सवाल होते हैं फ्रेंड्स, ये काफी टफ होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लर्निंग मेमोरी, रटंत विद्या की जरूरत होती है। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो देखिए इतना जरूर याद रखिए कि जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने अभी बताई, चूंकि पहले के एग्जाम्स में आ चुका है, तो चांसेस है कि पूछा जा सकता है। इसलिए जितना मैंने अभी बताया है उतना भी आप याद रख लेंगे तो बहुत होगा। तो मतलब सी राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जगजीवन राम मिनिस्टर ऑफ लेबर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट जो कि सितंबर 1946 में बनी थी, 2 सितंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, इसका अनाउंसमेंट हो गया था अगस्त 1946 में, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसके मेंबर नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वेबर प्लान की बात कर रहा है, आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है, और पढ़ने के बाद आप इसके सवाल को, मतलब कोशिश करें कि आप इसका सवाल को ढूंढ पा रहे हैं, कुछ निकल पा रहे हैं। वेबर प्लान के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, शिमला कॉन्फ्रेंस में, और उसके बेसिस पे आप शायद इस चीज का सवाल दे पाओ। देखिए इसका जो सही सवाल है वो है A is to but R is for, ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन सही है। क्या वेबर प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि भाई हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबर होंगे? देखिए 14 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें भैया एक तो वाइस रॉय थे, ठीक है, उनको आप अलग हटा दो, ठीक है, सॉरी गवर्नर जनरल, वाइस रॉय गवर्नर जनरल, जो एक तो गवर्नर जनरल थे और एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे। तो ये 2 सीटें आपकी इंडियंस को नहीं दी जाएगी थी, बोला गया था बाकी 12 सीटों में 6 सीटें आपकी मुस्लिम्स को दी जाएंगी, 6 हिंदू को दी जाएंगी, ऐसा बोला गया। इसमें जिन्ना जी ने एक शर्त रख दी कि जो 6 सीटें मुस्लिम्स को दी गई हैं उनको नॉमिनेट करने का हक केवल मुस्लिम लीग को है, और यहाँ पे सारी बात बिगड़ गई। तो शिमला में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, काफी बातचीत हुई थी, 14 में से 12 सीटें इंडियंस को दी जा रही थी, जिसमें 6 हिंदू थे, 6 मुस्लिम थे, और जिन्ना ने बोल दिया कि जो 6 मुस्लिम है ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगा, बात बिगड़ गई और वेबर प्लान भी पास नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये 29 वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आईएएस प्रीलिम्स 2000, यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया कि हु गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें ऑप्शन थे स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1946। आंसर है स्वराज पार्टी 1934। कहा गया कि भैया मई 1934 में जब स्वराज पार्टी बनी तो उन्होंने बोला कि हमारे पास सेल्फ डिसीजन का पावर होना चाहिए, सेल्फ रूल की पावर होना चाहिए, इसलिए हमें अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए जिसमें हम अपने लिए खुद से नियम बनाएं। यूपीएससी का क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये आपका एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स और इन बेसिस पे ऑप्शंस के बताइए। इसमें जो गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो है ये तीसरा वाला, सी ऑप्शन कह लीजिए, तीसरा कह लीजिए। इट वाज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उस समय पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना फ्रेंड्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे वो इलेक्ट हो, ये तो देखिए पॉसिबल ही नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? उस समय पे इतनी गरीबी थी, लोगों को पता ही नहीं था कि ये वोटिंग होती क्या है, बिल्कुल नहीं पता था। तो ये तीसरा वाला तो सीधे सीधे गलत हो जाता है। बाकी ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ठीक से रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, सही है।
ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी जिसके हेड थे आपके बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पहला स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि एक्ट ऑफ 1935 का छठा शेड्यूल तो आपको नहीं याद रहने वाला है पेपर में, बट अगर आपको तीसरा ऑप्शन पता है फ्रेंड्स तो आप आसानी से इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 30 को। तो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का कोई कंसेप्ट नहीं था। अब सवाल ये आता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को किस बेसिस पे इलेक्ट किया गया था, इसकी बात अभी हम थोड़ी ही देर में करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया गया, तो यहाँ पे है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। ऑप्शन ये आईएएस यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, इलेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसके मेंबर्स को अलग अलग जो प्रोविंसेस थी ना, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने इलेक्ट किया था, यानी इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ प्रोविंसेस। ये है इसका आंसर। और ये सवाल बहुत से क्वेश्चन में आया था, चूंकि आईएएस प्रीलिम्स 2002 में भी पूछा गया है, आईएएस प्रीलिम्स 2013 में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है, बहुत जगहों पे सवाल को पूछा गया है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया गया था? लेजिस्लेटिव असेंबली की जो प्रोविंसेस की, उन्होंने इलेक्ट किया था मेंबर्स को। किसकी? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है। याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई हु इज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला इलेक्टेड चेयरमैन कौन था, और दूसरा है हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यहाँ पे पहली बार जब मीटिंग हुई ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, इसकी मीटिंग कब हुई? तो इसकी मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली। अब जब पहली बार मिली तो कोई चेयरमैन तो था नहीं, तो एक टेम्परेरी चेयरमैन अपॉइंट हुए जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो फर्स्ट टाइम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, सबसे पहले चेयरमैन, सबसे पहली मीटिंग किसने चेयर किया? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। तो 33 का आंसर हो गया, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 32 का आंसर ये नहीं है, क्योंकि पहले इलेक्टेड चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हुआ ये कि सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी थे, और उसके बाद एक इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी बने आपके फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली मीटिंग को प्रिसाइड किया सच्चिदानंद सिन्हा ने, और पहले इलेक्टेड चेयरमैन बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझे? अब यहां पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है फ्रेंड्स आपके सामने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई? आपको अभी बताया मैंने फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946। याद रखिएगा। और यही वो असेंबली थी जो आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर भी आपको पूरी तरीके से हो गया फ्रेंड्स, क्लियर। ठीक है, अब इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश कब हुई? यूपीपीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946। ये कई बार पूछा गया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, कभी भी दोबारा इसको पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसने एक रेजोल्यूशन लिया कि भैया इंडिया को हम लोग उसका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। ये रेजोल्यूशन कब लिया गया? और इसमें बहुत से ऑप्शंस आएंगे, मैं ऑप्शंस पढ़ के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये रेजोल्यूशन लिया गया 22 जनवरी 1947 को। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कब बनी थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लिया कि भैया इंडिया को अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। ये रेजोल्यूशन कब लिया गया? 22 जनवरी 1947 को ये रेजोल्यूशन लिया गया। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा। चूंकि फ्रेंड्स मैं बहुत ज्यादा टाइप नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। तो जल्दी ये वीडियोस आएंगी। मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताओ कि आपको इस तरीके की वीडियोस कैसी लग रही है, मुझे आप बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।